वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन क्या हो क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग इंडियन नेवी एमआर का साइंस का प्रिपरेशन करेंगे। आज चैप्टर पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसी का हिंदी होता है बल तथा गति के नियम। तो चलिए तो देखते हैं, ज़्यादा टाइमिंग ना बिताते हुए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करते हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। किसमें? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, जो वेरी इम्पोर्टेंट है इंडियन नेवी एमआर से। इससे कम 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता इसमें से। ठीक है, उसके लिए तो आपको तैयारी करना पड़ेगा ना। तो कोशिश कीजिए कि पूरा ऑब्जेक्टिव का हमें क्या करना है, प्रिपरेशन अच्छा से करना है, जो कि क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का क्लास चल रहा है, उसके बाद नोट्स जो प्रोवाइड किया जाएगा उसमें हम आंसर नहीं देंगे, आप दीजिएगा आंसर। ठीक है, लाइव जब आएंगे तो उसमें आपको आंसर देना, हम तो आंसर बताएंगे ना। पहले आपको कोशिश करना है कि क्लास में आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो चलिए देखते हैं। एक का आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बोरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर के द्वारा क्या होता है, दूध के घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ठीक है, एक मैनोमीटर एक यंत्र है, उस यंत्र के द्वारा किसे मापा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी गैसों का दाब, ऑप्शन सी द्रवों का घनत्व, ऑप्शन डी सतह पर तेल का दाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कोइनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑडियोफोन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनीमोमीटर से मापन किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर से मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से हम लोग क्या चीज़ माप सकते हैं, इससे आपको 1 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका छूट सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए जल की प्रवाह, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी पवन वेग, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी पवन वेग। एनीमोमीटर से हम किसको माप सकते हैं, पवन की वेग को माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 साइकिल चालक को गति में झुकना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो वो गति में किस तरफ झुक सकता है, यानी अपना झुकाव किधर रख सकता है, ठीक है, यानी किधर कर सकता है। क्या कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर गए थे, ठीक है। यानी बैक ईयर में पूछा गया सवाल है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखें ना, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 1 नंबर से, इससे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से। तो चलिए देखते हैं हम लोग नंबर 5 का आंसर। ऑप्शन ए केंद्र की ओर तिरछे, ऑप्शन बी केंद्र से दूर तिरछे, ऑप्शन सी आगे की ओर, ऑप्शन डी पीछे की ओर, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति जो साइकिल चालक है अगर वो गति में है, ठीक है, यानी इसमें मोशन में है, तो उनका झुकाव किधर होगा। तो चलिए आंसर होगा इसका 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र की ओर तिरछे, ठीक है। जो उनका केंद्र होगा उनसे वो तिरछे की ओर क्या कहेंगे, उनका झुकाव होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपीटेड हो सकता है, इस बार आ भी सकता है एग्ज़ाम में, आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता आता भी है रिपीटेड सवाल, बार बार आता भी है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर गए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा आभासी बल है, इनमें से कौन सा आभासी बल है। चलिए 6 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, ठीक है, ऑप्शन डी प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दूध को मथने की क्रीम के अलग होने का कारण है, ठीक है। देखिए सवाल समझ में आया, नहीं आया ना, देखिए एक बार और पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सवाल, देखिए समझिए। दूध को मथने की क्रीम के अलग होने का कारण है, ये भी सवाल 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, बीबीआई है 2015 में पूछा हुआ सवाल है एमआर में, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूजन कर गए, दूध को मथने की क्रीम अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आप जानिए। दूध जो होता है ना, जब मला जाता है यानी मथा जाता है हाथों के द्वारा, उनसे जो क्रीम बनता है वो अलग होता है, वो किनके कारण होता है, यानी उन पे जो हाथों के द्वारा जो मला जाता है वो घर्षण के कारण होता है या अपकेंद्रीय के बल के। देखते हैं ऑप्शन में वो क्या कहता है, ठीक है, आंसर इनका क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी सैन बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल के द्वारा क्या होता है, दूध को जब मथा जाता है उनसे जो क्रीम अलग होता है वो क्रिया कहलाती है अपकेंद्रीय बल कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत। अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं तो हो सकता है अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बेहिचक क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन सही बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्या क्वेश्चन छूटे नहीं, पूरा का पूरा सही बनाकर आइए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए 0। अगर कोई स्थिर अवस्था में संवेग हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है,
इस बार हो सकता आ भी सकता है, ये क्वेश्चन वीवीआई रखते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेग की इकाई है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेग की इकाई है। तो चलिए 9 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी न्यूटन बाय सेकेंड, न्यूटन बाय सेकेंड, न्यूटन ऐसे करके बाय सेकेंड है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी न्यूटन प्रति -1, ठीक है, न्यूटन प्रति -1 ऐसे है। और ऑप्शन बी न्यूटन प्रति सेकेंड, ठीक है। तो चलिए 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, न्यूटन प्रति सेकेंड होता है आवेश की इकाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए एक समान गति वाला पिंड है, जो एक समान गति वाला पिंड है। तो चलिए 10 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए त्वरित नहीं होता है, ऑप्शन बी त्वरित हो सकता है, ऑप्शन सी सदैव त्वरित होता है, ऑप्शन डी एक समान वेग से त्वरित होता है। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, त्वरित नहीं होता है, वो एक समान गति वाला पिंड है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन होगा। चलिए 11 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी सभी, ठीक है। 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। किसी भी वस्तु का जो विस्थापन है वो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य क्या होते हैं, तीनों होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 वेग समय ग्राफ की प्रवणता प्रदर्शित है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी वेग। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वरण जो है वेग समय प्रवणता की क्या है, प्रदर्शित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्प देता है, ठीक है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्प देता है, या वह किस चीज़ का संकल्प लेता है, प्रथम गति का नियम यानी किस चीज़ पर आधारित है, ठीक है। ये भी सवाल पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, इंडियन नेवी एमआर में भी पूछा हुआ सवाल है और एसएसआर में भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। दोनों में पूछा हुआ सवाल है। दोनों में किस ईयर पूछा गया पता है, 2016 में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। बस टाइमिंग का थोड़ा सा अंतर था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्प क्या चीज़ देता है। तो चलिए 13 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी जड़त्व, ठीक है। तो चलिए 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी जड़त्व। यानी न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम जो था वो किस पे आधारित था, जड़त्व पे आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। क्वेश्चन समझिए, जब गतिमान कार यानी कोई कार गति में है, ठीक है, अचानक रोका जाता है तो यात्री किस और उनका क्या होता है, झुकाव होता है, यानी किस और ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो चलिए 14 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल पर, ऑप्शन बी विराम के, ऑप्शन सी गति के,
ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, किनके कारण उनका झुकाव हो रहा है, यानी गति के कारण उनका झुकाव होता है। ठीक है, आगे की ओर गिर जाते हैं, वो गति में रहते हैं ना, इसीलिए स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं। एक दो स्टूडेंट थे जो क्या किए थे, बता रहे थे होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उनको बहुत समझाए तब वो माने हाँ होता है, लेकिन सही मायने में कोई नहीं समझता है। कहता है सर जब गति में था, ठीक है, अगर एकाएक ब्रेक लिया गया तो वो सर कैसे सर, यानी तो उसमें अभी केंद्रीय बल का विचलन होगा, यानी अपने केंद्र बल से उनका दिशा भटकेगा। ठीक है, वो अगर सोचिएगा तो वो विराम में थे ना, गाड़ी अगर चल रहा है तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है वो विराम में होंगे। ठीक है, विराम माने होता है पूर्ण रूप से स्थिर। गति में थे, अगर गति में ब्रेक लगा तो एकाएक गति में ही आगे जाएंगे ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाएंगे। अभी केंद्रीय बल तो होगा ही नहीं, विराम तो होगा ही नहीं, तो इसी दो में से होगा, गति के कारण या गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। आपको समझना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कैसे, नहीं लगेगा ना। अगर गति में किसी वस्तु को रोका जाएगा तो वो भी क्या होंगे, गति में ही आगे की ओर झुकाव करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, ऑब्जेक्टिव आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी आराम से क्लास कीजिए, आगे और आप लोग को अच्छा प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको हर चीज़ में काम आएगा। ये ज़रूरी नहीं है आपको इंडियन नेवी और एयरफोर्स में ही काम आएगा। ठीक है, आपको और किसी चीज़ में भी काम आएगा, या हो सकता है कंपटीशन में भी भरिएगा ना फॉर्म रेलवे का, उसमें भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। साइंस का सवाल किसी भी चीज़ में देखा नहीं जाता, इसमें आएगा कि उसमें आएगा, ये हो सकता है हर चीज़ में पूछ भी सकता है। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम पे, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम पे, ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और इसका आंसर होगा 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वितीय नियम पे क्या करता है, रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण है। ठीक है, समझे, जब राइफल से गोली जब छोड़ा जाता है, जब वो पीछे की ओर, ठीक है, जब प्रतिक्षेपित होती है तो उनका कारण क्या है, वो गोली पीछे की ओर प्रतिक्षेपित काहे होती है, किसके कारण होती है, वो जानना है। तो चलिए, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का तृतीय नियम पे, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन डी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पे आधारित है। राइफल का पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होना वो किस में आता है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर में अगर ठोकर मारता है तो उनको जो चोट लगती है उनका कारण क्या है। तो चलिए 17 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जड़त्व के कारण, ऑप्शन बी वेग के कारण, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन डी संवेग के कारण। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, व्यक्ति को चोट का महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18,
पायलट लक्ष्य को निशाने बनाने के लिए बम गिराता है। अगर कोई विमान में अगर कोई पायलट है, ठीक है, वो लक्ष्य को जब देखता है, जो निशाना लगाता है तब बम गिराता है कि निशाना हटने के बाद बम गिराता है, वो जानना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग भी जान जाइए, अगर कोई पायलट है वो अगर कोई सी विमान को देख रहा है, ठीक है, अगर कोई उनका दुश्मन है तो उनको वो बम कब छोड़ेगा, निशाने पर लेके छोड़ेगा या उससे पहले छोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 18 का आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए लक्ष्य के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी लक्ष्य से दूर, लक्ष्य से पहले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य से पहले, ठीक है। चलिए 19 का आंसर देखते हैं हम लोग। रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। 19, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो चलिए 19 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संवेग का संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग का संरक्षण। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखीय संवेग का संरक्षण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा सवाल, आपकी समझने की चीज़ है। चलिए 20 को लास्ट सवाल है। एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिरता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक परीक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में क्या है बैठा हुआ है, एक समान चाल से रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, उसका गेंद प्लेटफॉर्म पर जब गिरता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े परीक्षक के द्वारा, यानी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए या खड़े जो व्यक्ति जो थे उनके द्वारा वो जो गेंद देखते हैं तो उनका दृश्य कैसा उनको प्रतीत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 20 का आंसर। ऑप्शन ए ऋजु रेखा, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी परवलय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, परवलय, ठीक है। वो जो दृश्य होगा परवलय की तरह क्या होगा, उस व्यक्ति खड़े व्यक्ति को प्रतीत होगा, ठीक है। उनका जो पथ जो है वो क्या होगा, परवलय होगा, ठीक है। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा लॉ ऑफ मोशन का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए। जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे और उतना जल्दी आप लोग को क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की दृष्टि से आप लोग को लाइव आके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। यानी जितना पढ़ाया जाएगा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी सवाल होंगे जो लाइव के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा और साथ में उसमें आप लोग को खुद क्या करना है, आंसर देना होगा, ठीक है। हम भी देंगे, हम बताएंगे आप लोग के देने के बाद, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं।